हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपर कैल्सीमिया। नाउ लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था इसी के एक अपोजिट टॉपिक जिसका नाम था हाइपोकैल्सीमिया। एंड ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आते हैं हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Now, with a very basic question that what is hypercalcemia? So now hypercalcemia हम तब कहते हैं जब हमारा ब्लड सीरम कैल्शियम 10.5 mg पर dl से ज्यादा होता है. नाउ नॉर्मल कैल्शियम की वैल्यू जैसे हमने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताई थी वो होती है 9 से लेके 10.5 mg per dl. So these are very basic question and I am sure everyone knows about it. So without any delay, I am going to jump into the causes straight away. सो सबसे फर्स्ट कॉज आएगा इसमें हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. सो नाउ ऐसी मेडिसिन जिसमें कैल्शियम का सॉल्ट है एंड वो सप्लीमेंट जिसमें विटामिन डी है, इस चीज की वजह से हमें हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है. ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारा पेशेंट काफी ज्यादा इनटेक करता है ऐसी चीजों का जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, दोज फूड प्रोडक्ट दैट हैव कैल्शियम इन इट, एज एग्जाम्पल avocado and spinach, mostly green and leafy vegetable have calcium in it. Then there are something like meat or beef, dairy products जैसे milk and yogurt. सो इन सारी चीजों को अगर पेशेंट ज्यादा लेगा देन उसकी वजह से उसमें कैल्शियम की रिटेनिंग और मतलब कैल्शियम की मोर सप्लीमेंट्स मिलेगी जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है. देन सेकेंड वन इज किडनी डिजीज. सो इसमें मैं सीकेडी के बारे में बात करूंगी. सो नाउ सीकेडी में जब लेट स्टेज एंड एंड स्टेज ऑफ सीकेडी आती है तो यहाँ पे इट कॉजेज हाइपर पैराथायराइडिज्म. सो नाउ यहाँ पे ये हाइपर पैराथायराइडिज्म दो स्टेज में दिखेगा. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा एंड वो जाके बाद में बनेगा इनटू टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में. सो नाउ ऐसा होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा. नाउ किडनी डिजीज में हमारा काफी टाइम से फॉस्फेट इकट्ठा हो रहा होता है बॉडी में. नाउ जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे हाइपर फॉस्फेटेमिया होता है तो जो हमारा ब्लड कैल्शियम है वो हमारा बाइंड करेगा हमारे फॉस्फेट के साथ. तो जब ये हमारा बाइंड करता है फॉस्फेट के साथ तो इसकी वजह से हमारी कैल्शियम की जो वॉल्यूम है हमारे ब्लड में, जो इसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो यहाँ पे अभी हमें इनिशियली हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है. नाउ हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हमारा पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो ट्रिगर होता है एंड वो बनाएगा पैराथायराइड हार्मोन. बिकॉज यहाँ पे लो कैल्शियम है एंड पैराथायराइड हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा ये हमारा स्टेबलाइज करेगा कैल्शियम को और यहाँ पे वो इंक्रीज करेगा हमारा कैल्शियम. सो यहाँ फॉस्फेट एंड कैल्शियम इज बाइंडिंग विच इज कॉजिंग लो सीरम कैल्शियम एंड इट कॉजेस PTH gland, parathyroid gland, to produce parathyroid hormone, and this increases calcium in blood. Now, यहाँ पे अभी हमारा कैल्शियम काफी ज्यादा हो चुका है ब्लड में, बट फॉस्फेट इज कीप ऑन बाइंडिंग विद द कैल्शियम. नाउ क्योंकि ये चीज काफी टाइम से चल रही है तो अगेन यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन बार बार हमारा पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा एंड जिसकी वजह से एक कंडीशन आ जाएगी जहां पे हमारा पैराथायराइड हार्मोन ऑटोनोमस हो जाएगा. देन दिस वन इज कॉल्ड टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. सो यहाँ पे बिकॉज हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है नाउ इट गॉट ऑटोनोमस, सो यहाँ पे ये ओवर स्टिमुलेट हो रहा है एंड इट कीप ऑन रिलीजिंग मोर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इवन आफ्टर व्हेन द कैल्शियम इज नॉर्मल इन ब्लड और इफ इट इज हाई इन ब्लड. सो इन टर्न इस चीज की वजह से हमें कैल्शियम ज्यादा देखने को मिलेगा बॉडी में जस्ट बिकॉज ज्यादा पीटीएच हार्मोन का रिलीज हो रहा है. देन देयर इज अनदर वन लाइक थायराइड डायरेटिक, थायराइड डायरेटिक्स. सो इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स एंड मेटोलोजोन. सो नाउ मेटोलोजोन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ये काम करते हैं हमारी किडनी में एंड इट एक्चुअली
decreases the increases the calcium reabsorption. So now calcium reabsorption को ये increase करेगा, जिसकी वजह से हमारा calcium retain होगा body में and it won't excrete out. And the another one is hyperparathyroidism, जो मैंने अभी आपको explain किया है, because obviously PTH hormone का काम क्या होता है, increase करना blood calcium in the blood. Then another one is hyperthyroidism. Now hyperthyroidism में क्या होता है? Actually यहाँ पे increase होता है T3 and T4 level. So now T3 and T4 हार्मोन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता है एंड मोस्टली ये T3 and T4 हार्मोन क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस बोन रिसॉर्प्शन. So it increases bone resorption. Now what is the meaning of bone resorption? Bone resorption increase करता है हमारी osteoclast activity को. So it increases osteoclast activity. Now again, what is osteoclast activity? It is simply the breakdown of bone and bone tissue, which in turn causes release of calcium into the bloodstream, causing hypercalcemia. Then another one is like malignancy, जो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के तौर में हम ले सकते हैं bone tumor and multiple myeloma. So यहाँ पे ऑब्वियस है हमारी जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो ज्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस करेगी इन केस ऑफ बोन ट्यूमर में. And another one is glucocorticoids. Now what happen in glucocorticoids? ये जो glucocorticoids है, कुछ medicines जैसे जो हमारी glucocorticoids है, ये हमारा suppress करती है calcium reabsorption from the gut, because calcium हमारा reabsorb होता है guts में and it actually suppresses it, जिसकी वजह से हमारा blood stream में calcium ज्यादा देखने को मिलेगा, which is again causing the condition of hypercalcemia. Then there is another one which is dehydration. Now dehydration में क्या होता है? Dehydration में consider एक condition आती है जो है hemoconcentration. So dehydration में condition होगी which is hemoconcentration. तो यहाँ पे क्या होगा? Decrease होगा हमारा blood plasma, जिसकी वजह से हमें सिर्फ कैल्शियम ही देखने को मिलेगा ब्लड में. सो ब्लड सीरम में ज्यादा कैल्शियम देखने को मिलेगा. सो विच इज अगेन कॉजिंग हाइपरकैल्सीमिया. देन देयर इज अनदर वन विच इज लाइक अ लिथियम. नाउ लिथियम इज एक्चुअली एक एलिमेंट है एंड ये लिथियम हमारा हम यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ इन मूड डिसऑर्डर. तो नाउ पेशेंट जो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं, जो जिनको मूड डिसऑर्डर है, उनको हम लिथियम देते हैं. नाउ लिथियम एक्ट करता है मोस्टली पैराथायराइड ग्लैंड में और वहां पे एक CASR रिसेप्टर्स होते हैं विच इज कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स. सो ये CASR रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये जब लिथियम इन पे एक्ट करता है, सो इट एक्चुअली कंफ्यूजेस दिस CASR एंड ये लिथियम कंफ्यूज करेगा पैराथायराइड हार्मोन को ये सोचने में कि हमारा कैल्शियम बॉडी में कम है, जिसकी वजह से हमारा CASR का जो सेटअप पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है एंड हमारा मोर एंड मोर रिलीज ऑफ PTH हार्मोन होगा, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज होगा कैल्शियम. सो लिथियम इन शॉर्ट इट विल कंफ्यूजेस द CASR receptor in parathyroid gland, making the parathyroid gland think that the calcium is less in blood, which causes release of parathyroid hormone and it again causes hypercalcemia. Then another one is adrenal insufficiency. Now adrenal insufficiency में मोस्टली हमें बिकॉज लेस ब्लड वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से हीमो कंसंट्रेशन होती है एंड अगेन हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगी किडनी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. सो अगेन हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है. Now we're going to talk about the assessment of the hypercalcemia. So first one is cardiovascular.
नाउ कार्डियोवेस्कुलर में सबसे पहले हमें इंक्रीज होगी हार्ट रेट एंड देन वो जाएगा ब्रेडिकार्डिया में। ये कंडीशन इतनी खराब हो सकती है दैट इट कैन एक्चुअली कॉज एसिस्टोल एंड पेशेंट विल बी सीन एज डेड। देन यहाँ पे इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा, ये कार्डियोवेस्कुलर है। एंड देन अनदर वन हमारा जो है विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्केलेटल मसल वीकनेस है तो इसकी वजह से यहाँ पे इनअफेक्टेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड थर्ड वन इज न्यूरोमस्कुलर। नाउ न्यूरोमस्कुलर में हमें मेंटली पेशेंट में डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी, कोमा, वीकनेस देखने को मिल सकती है। एंड मसल के उसमें हमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, डिमनेश और नो डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये कंडीशन एक और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन में देखने को मिलती है एंड आई वुड लाइक इफ यू टेल मी अबाउट द नेम ऑफ दिस कंडीशन इन कमेंट बॉक्स। देन फोर्थ वन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पेशेंट की जो बाउल मोटिलिटी है वो कम हो जाती है एंड पेशेंट को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपोएक्टिव बाउल साउंड भी देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। देन द फिफ्थ वन इज रीनल। रीनल सिस्टम में मोस्टली पेशेंट को फ्लैंक पेन देखने को मिल सकता है। पेशेंट को यहाँ पे स्टोन और रीनल कैल्कुलाई देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे मोस्टली कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से कैल्शियम कैल्सिफाइड होके स्टोन फॉर्म करता है। Then we should start with the intervention now. Now what are the intervention? So first हमें पेशेंट को हमेशा रखना है एक monitored बेड में. So we will always put the patient in the cardiac monitor. Then second हमें डिसकंटिन्यू करनी है ऐसे IV infusion जिसमें कैल्शियम हो, ऐसे ओरल मेडिकेशन जिसमें विटामिन डी हो। हमें डिसकंटिन्यू करनी है मेडिसिन जो थायराइड्स है, इस टाइप की डायरेटिक्स हमें बंद करनी है एंड हमें एक्चुअली एडमिनिस्टर करनी है वो मेडिसिन जो कैल्शियम रिजॉर्प्शन को कम करती है। जिसके एग्जांपल में हमने आपको फर्स्ट बताया फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ एंड एक्सक्रीट आउट करवाएगा कैल्शियम को। देन कैल्सिटोनिन व्हिच इज अगेन अन हार्मोन जो डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट हमारा डिक्रीज करेगा बोन रिसॉर्प्शन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेटिंग इनहिबिटर्स। इसके एग्जांपल्स में हम आते हैं एनसेड्स। जब हम एनसेड की बात करते हैं इसमें हमारे एग्जांपल आएगा एस्पिरिन, नैलेक्सोन, ब्रूफेन। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे एनसेड्स के। Then we should always monitor the patient for pathological fracture. And last हमें monitor करना है patient को for any abdominal or flank pain or calculi. And we should always drain the urine for renal stone. Now we are going to talk about the another very important topic which is coming out from this hypercalcemia, which is hypercalcemic ECG. Now यहाँ पे like opposite to that of hypocalcemia, यहाँ पे हमें short QT interval and short ST segment देखने को मिलता है। सीवियर कंडीशन में पेशेंट को यहाँ पे T wave देखने को मिल सकती है एंड यहाँ पे पेशेंट में पीक्ड और बाइफेजिक T wave भी देखने को मिल सकती है। मैं अभी आपको बताऊंगी that what is biphasic T wave, वो दिखती कैसी है। देन यहाँ पे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है अगर सीवियर कंडीशन है। बाकी एक्सट्रीम हाइपर कैल्सीमिया में एक वेव देखने को मिलती है जिसको कहते हैं जे वेव और ऑसबॉर्न वेव। नाउ ऑसबॉर्न और जे वेव इज वेरी रेयर, जो मैं आपको डायग्रामेटिकली अभी दिखाऊंगी। देन देयर इज another one which is ventricular tachycardia and asystole. So ये आप यहाँ देख सकते हैं एक grammatical representation of ECG of the hypercalcemia. So यहाँ पे आपको short ST segment देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको short QT interval देखने को मिलेगा। Normally यहाँ पे इनका गैप थोड़ा ज्यादा ही होता है, इतना कम नहीं होता है। So आप देख सकते हो यहाँ पे T wave काफी ज्यादा tinted है and peaked है normal ECG के मुकाबले। So this is a biphasic T wave. So दो वेव जैसे यहाँ जा रही है, so this whole wave is actually T wave. So ये PQRS
and these waves are E wave. So they are 2 in number. So इसलिए biphasic इसको कहते हैं. Then another one is the Osborn wave and the J wave. It is mostly seen with the QRS complex के साथ एक छोटी सी वेन जो अटैच होती है. This is one is called J wave or Osborn wave, which is very rare, which is seen very rare, and mostly ये hypothermia में भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है. Now ये सब मैंने आपको बताया हाइपरकैल्सीमिया के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड मुझे सजेस्ट कीजिए दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बताऊं. तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.